हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर गोइंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेट अस सी व्हाट आर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, तो लिखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? All those forces which depends do not work done do not depends on path। वो सारे फोर्सेज जिनका वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उनको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। या फिर वो फोर्स जिसके कारण क्लोज लूप में वर्क डन क्या हो, जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन पहले लिखेंगे, all those forces whose work done do not depend on path, is called या are called conservative force, are called कंजर्वेटिव फोर्स। अगर बच्चों वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है किसी फोर्स के कारण, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। यानी मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट था ए से हम बी पे ऑब्जेक्ट को लेकर गए हैं। एक बार इस वाले रास्ते से लेकर गए हैं, दूसरी बार इस वाले रास्ते से लेकर गए हैं, और तीसरी बार इस वाले रास्ते से लेकर गए हैं। ठीक है, ये मान लो पाथ 1 है, दिस इज पाथ 1, दिस इज पाथ 2 एंड दिस इज पाथ 3। अब 3 बार हमने अलग अलग रास्ते से एक ऑब्जेक्ट को ए से बी के पास डिस्प्लेस किया है। एंड इफ ऑल 3 टाइम्स वर्क डन आर इक्वल, देन वी विल से दैट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज कंजर्वेटिव फोर्स। या फिर आप बोल सकते हैं ए से बी के पास ले जाने में अगर तीनों ही रास्ते से कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट रास्ते से जो वर्क होगा वही सेकेंड रास्ते से वर्क होगा, वही थर्ड वाले रास्ते से वर्क होगा। मीन्स W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू W3। कब? इफ फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, इफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी आर कंजर्वेटिव, जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो मैं आपको पहले भी एग्जांपल दिया हूं कि अगर किसी ब्लॉक को अपने ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे लाना है, तो चाहे आप डायरेक्ट उसको थ्रो कर दीजिए, चाहे विद द हेल्प ऑफ स्टेयर्स उसको लाइए, स्टेयर के थ्रू होते हुए लाइए, या फिर लिफ्ट से लेकर के आइए, तीनों ही केसेज में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसके आगे देखिए बच्चों, इसके आगे क्या बोलते हैं? एक और चाहिए तो इसमें आप डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज में, कि क्लोज्ड लूप में वर्क डन जीरो होता है। अगर किसी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी अगर क्लोज लूप पे हम मूव करेंगे उस बॉडी को, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो राइट डाउन वन मोर डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। जो बच्चे नोट नहीं कर पाएंगे उनको मालूम है क्या करना है, थोड़ा वीडियो को पहले रोक लेंगे, देन नोट कर लेंगे। सेकेंड डेफिनेशन हम लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स का, वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग। किसी भी क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होता है
अगर बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ क्या एक्ट कर रहा है बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वर्क डन ऑन बॉडी इज जीरो इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। यानी अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से हमने नोट लेकर के और फिर ए के पास ही ला दिया है इस रास्ते से मूव करते हुए, तो उस सिचुएशन में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। क्लोज लूप में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। किसके कारण से, कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण से। एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स की हम बात करेंगे बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो अ स्टैटिक फोर्स, इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या है, तो स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। आई होप आपको कंजर्वेटिव फोर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कंजर्वेटिव फोर्सेज के केस में आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले वर्क डन डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन अ क्लोज्ड लूप वर्क डन इज जीरो। एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज फ्रिक्शनल एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। ये सभी कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल है, ठीक है ना। अब चलते हैं सेकेंड टाइप का फोर्स पढ़ते हैं, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सेकेंड वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इफ वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स अपॉन पाथ। इफ वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स अपॉन पाथ, यानी किसी भी फोर्स के कारण वर्क डन बच्चों अगर रास्ते पे डिपेंड कर रहा है, एंड और वर्क डन in a closed loop is zero, or work done in a closed loop is non-zero, यानी वर्क डन रास्ते पे डिपेंड कर रहा है या फिर क्लोज लूप में वर्क डन क्या है, नॉन जीरो है, then force is called non-conservative force, कंजर्वेटिव फोर्स। यानी बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर वर्क डन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रास्ते पे डिपेंड कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वर्क डन किसी भी क्लोज लूप में जीरो नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि जो फोर्स है वो क्या है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। जैसे मान लो बात करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे एक ऑब्जेक्ट को लेके जाना है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। मान लीजिए इस रास्ते से वर्क क्या हुआ, W1, इस वाले रास्ते से लेके गए वर्क कितना हुआ, W2, इस वाले रास्ते से लेकर के गए वर्क कितना हुआ, W3। तो अगर बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रहे होंगे, देन W1 इज नॉट इक्वल टू W2 इज नॉट इक्वल टू W3। समझ में आ रहा है ना। याद कीजिए, कंजर्वेटिव में क्या था, वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे सिर्फ डिपेंड कर रहा था, किस रास्ते से हम लेकर के आए उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। जबकि यहाँ पे वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, रास्ते पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, जिस रास्ते से हम ऑब्जेक्ट को लेकर के आए हैं उस पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। फिर आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूं, जो बच्चे नोट नहीं कर पाएंगे उनको मालूम है क्या करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसको बोला जाता है। अब ये क्या होता है बच्चों, ये बोलता है इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज are acting on a body, if only conservative forces are acting on a body, then total mechanical energy of body इज कंजर्व्ड। यानी बच्चों अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर किसी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो फिर उस बॉडी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है ना, यानी टोटल एनर्जी कौन सा टोटल एनर्जी, मैकेनिकल इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। ठीक है ना बच्चों, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी को ऑल्सो हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। समझ में आ रहा है ना आपको? लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए क्या है, एक कंडीशन लगा हुआ है, एक शर्त लगी हुई है। अगर उस कंडीशन को फुलफिल हो करेगा सिचुएशन, ओनली देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल बी अप्लाइड। एंड कंडीशन इज दैट ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी। तो ध्यान आपको रखना है, अगर सिर्फ बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, ओनली देन वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड दिस लॉ स्टेट्स दैट if only conservative forces are acting on a body, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तब then टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी इज कंजर्व। उसके बाद ही क्या होगा, बॉडी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखो बच्चों, हमने दो तरह के लॉ पढ़े, एक तो था अपना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है, और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं थे, आप किसी भी केस में उसको यूज कर सकते थे। उसके लिए कहीं पे भी ये नहीं मैं बताया था कि जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो तभी आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको जब मैं पढ़ाया था तब आपको कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया भी नहीं था। ठीक है, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड एनीवेयर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड ओनली व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन बॉडी। ठीक है ना, चलिए अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक पेंडुलम है, इसको हमने यहां, इसका लेंथ L है, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज L। इनिशियली ये थीटा एंगल बना रहा था वर्टिकल से। इनिशियल पोजीशन A था, फाइनल पोजीशन B है, A से उसको रिलीज किया है। इसका बॉब का मास m दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन इज मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम इज m and initially it is at position A, and initially it is at position A. When it is released, then find velocity of या speed of bob on reaching point B, on reaching
पॉइंट बी। इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज एल। ओके ना, यानी एक पेंडुलम है बच्चों, इनिशियली पोजीशन ए पे है, यहां से इसको हमने रिलीज किया है और यहां जब हम रिलीज किया तो पोजीशन बी के पास गया है। अब अपने से क्वेश्चन ये आस्क कर रहा है कि इन दिस प्रोसेस कितना टोटल, यहाँ पे इस प्रोसेस में जब वो बी के पास पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा ये बताइए। अब देखो बच्चों बहुत आसान है, देयर आर मेनी वेज इन विच दिस क्वेश्चन कैन बी सोल्व। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्या करना है आपको, यहां से यहां के बीच में वर्क फाइंड करना है एंड दैट वर्क विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अभी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे, उसके हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। बॉब का मास m है, इनिशियली ये पोजीशन ए पे है, इसको जब हम रिलीज कर रहे हैं तो पोजीशन बी पे जा रहा है और अपने से ये पूछ रहा है कि जब ये बॉब पोजीशन बी के पास जाएगा उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज l एंड इनिशियली इट इज मेकिंग थीटा विद वर्टिकल। ओके, तो चलिए सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आप देख लो कि इस वाले केस में कौन सा फोर्स लग रहा है बॉडी पे। तो देखो बच्चों, बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में बॉडी मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रहा है तो वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो सिंस body is performing motion under influence of gravitational force, therefore conservation of एनर्जी इज अप्लाइड या कैन बी अप्लाइड। समझ आ रहा है आपको, ये जो बॉडी है बच्चों ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन परफॉर्म कर रहा है एंड वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई कर सकते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या बोलता है, टोटल एनर्जी इनिशियल equals to total energy final, that is potential energy plus kinetic energy initial equals to potential energy plus kinetic energy final। देखिए कितना आसान है बच्चों। इस वाले लाइन को हम रेफरेंस लाइन मान रहे हैं। रेफरेंस लाइन मतलब यहां से हम सभी हाइट को मेजर करने वाले हैं। जब ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे रहेगा तो ये वाला हाइट अपने को चाहिए, ये वाला हाइट अब कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो ये अगर लेंथ L है तो यहां से यहां तक का लेंथ भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। जबकि यहां से यहां तक के लेंथ की बात करेंगे बच्चों, ये L है ना, तो ये कितना होगा, दिस विल बी L cos थीटा। इसका कंपोनेंट रिजॉल्व कर लीजिए इस डायरेक्शन में। ये L यहां से यहां तक L cos थीटा, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, तो ये टोटल L है, यहां से यहां L cos थीटा है, तो L माइनस L cos थीटा यहां से यहां तक का है। यानी हाइट का वैल्यू बच्चों हो गया, इसमें से चाहिए तो आप L कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या है, ये हाइट है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, हम रेफरेंस लाइन ये वाला पॉइंट लिए हैं बच्चों, मतलब सारा हाइट हम यहां से मेजर कर रहे हैं। तो इनिशियली ऑफ जब बॉब जहां पे है उसका हाइट कितना है, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल mgh एंड h की जगह पे कितना है, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इनिशियली इसको जब हम ड्रॉप कर रहे हैं, यहां से रिलीज कर रहे हैं, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। यानी 1/2 इंटू m इंटू इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू। अब फाइनली जब यहां पे ये आएगा तो हम सारा हाइट तो इसी लाइन से मेजर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का इस लाइन से हाइट क्या है, 0 है। यानी सेकेंड केस के लिए हाइट क्या हो गया, 0। यानी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh की जगह हमने रख दिया 0 प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m इंटू v का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म 0 है एंड ये वाला टर्म भी 0 है। तो इसको जब सोल्व किया जाएगा तो mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा
इक्वल टू 1/2mv²। m से m कैंसिल हो गया और फिर इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो v का वैल्यू कितना जाएगा, √2gl × 1 - cos थीटा। ओके ना, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई है तो एक बार फिर से रिकैप करके थोड़ा सा इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही आसान है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फिजिक्स एडिक्शन।